हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है अपना वीडियो नंबर 25 और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है चैप्टर 2 की, उसके केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो कि ये वीडियो अपना छोटा ही होगा, इसमें 4 क्वेश्चन जो बचे उसको खत्म करके इस वीडियो को खत्म करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को भी फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से ही अपन चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर बराबर दिया हुआ ए कोमा बी, और जो ए और बी है वो दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड ए बराबर है बी स्क्वायर। यानी कि ए कोमा बी किस टाइप के होंगे कि बी का जो मैं मान रखूंगा उसका स्क्वायर क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ए बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू। अब उसमें आपने इसने आपको 3 पार्ट दिए हुए, तीनों पार्ट में पूछा कि क्या ये सच है, और लास्ट में बोला है कि जस्टिफाई ईच ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको जस्टिफाई करना है कि एग्जांपल देंगे कि जो दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है इसने, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। यानी कि सारे के सारे ए जो कि एन में आते हैं, एन यानी नेचुरल नंबर्स का सेट, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। ये बोल रहा है कि सारे के सारे नंबर्स के लिए जो ए कोमा ए है वो आर में होगा। क्या ये होगा, ए कोमा ए का मतलब क्या हो गया कि 1 कोमा 1 भी इसमें होगा, 2 कोमा 2 भी होगा, 3 कोमा 3 भी होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अब मुझे बताओ अगर ये सब होंगे तो इसका मतलब ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए। तो इस पहले वाले में देखो क्या 1 इस 1 का स्क्वायर है, तो बिल्कुल है, पहले वाले के लिए केवल सच होगा। अगर ये बोलता कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एन, किसी भी एक एन के, किसी भी एक ए के लिए जो एन में हो, तो ये सच हो जाता। लेकिन ये बोल रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तो क्या सबके लिए होगा। पहले वाला यहाँ पे जो 2 है, इस सेकंड वाले का स्क्वायर है क्या, 2 बराबर 2 स्क्वायर, यानी कि 2 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता। यानी कि ए कोमा ए इसके अंदर होगे ही नहीं। इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं, देखो आर के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने बी बराबर रखा 1, तो ए बराबर क्या होगा 1, बी बराबर रखा मैंने 2, तो ए बराबर क्या होगा 4, यानी इसका स्क्वायर। 9 रखूंगा तो 3, 16 रखूंगा तो 4, इस टाइप के एलिमेंट आने वाले हैं। तो क्या 2,2 3,3 इस टाइप के एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, ट्रू नहीं होगा। तो क्या लिखना है इसमें अपन को, देखो इसने बोला ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, तो इसमें लिखेंगे हम आर बराबर, पहले ही लिख देंगे आर बराबर इस टाइप का हमारा होने वाला है, तो हम लिखेंगे हियर वी कैन सी दैट 2 बिलोंग्स टू एन, 2 एन में बिलोंग करता है, बट 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन जो 2,2 होगा क्या वो आर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। सो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेकेंड में आपको दिया हुआ है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। यानी बोल रहा है कि अगर ए कोमा बी भी आर में होगा, ए कोमा बी आर में होगा, तो बी कोमा ए भी आर में होगा। क्या ये ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो आप इसमें 4,2 इसमें है, पर क्या 2,4 इसके अंदर आएगा कभी, 2,4 कब आएगा, 2,4 जब 4 का स्क्वायर मैं करूं और वो 2 हो जाए। तो क्या 4 का स्क्वायर 2 कभी होता है, नहीं होता। इसका मतलब ए कोमा बी आर में है लेकिन बी कोमा ए आर में नहीं है। तो ये तो हमारा आर लिख ही दिया पहले कि आर बराबर ये होगा, इसमें लिखेंगे हम इट कैन बी सीन दैट, किसी भी एक के लिए लिख लो इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें 1,1 दोनों तरफ सेम ही है, इसलिए वो हमको नहीं देखना है। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब भी आपसे कोई स्टेटमेंट पूछा जाएगी ट्रू है या फॉल्स, हमारी पूरी कोशिश इस तरफ होनी चाहिए कि हम कैसे भी उसको फॉल्स प्रूव कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि ट्रू प्रूव करने की कोशिश में क्या होगा, हम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सोच लेंगे जिससे वो सच हो जाए, पर उससे वो एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को उसमें रखने से अगर वो सच होता है तो वो हमेशा सच नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक भी ऐसा नंबर ढूंढ लें जिससे कि वो फॉल्स हो जाए, तो ये डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा कि वो स्टेटमेंट हर कंडीशन में खरा उतरने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी सीन दैट। अब इसके अलावा आप कोई भी नंबर, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर कोई भी उठा सकते हो, दैट 4,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो गिवन
स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्ड पार्ट इसका देखो क्या है कि ए कोमा बी अगर आर में है, बी कोमा सी अगर आर में है, तो ये बोल रहा है कि ए कोमा सी भी आर में होगा। तो अब देखो, अब ऐसे कोई भी दो एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। जैसे ए कोमा बी, अगर मान लो मैं ये ले लेता हूँ कि ये हो गया आपका ए कोमा बी, तो इसमें बी क्या बन गया आपका 4। अब 4 को इस बार क्या बनाना है मुझे, बी कोमा सी, तो देखो 4 कोमा 2। तो अगर मैं इसको ए कोमा बी मान लेता हूँ और इसको मैं बी कोमा सी मान लेता हूँ, तो इसके हिसाब से बोल रहा है कि ए कोमा सी भी होना चाहिए। ए मतलब 16 और सी मतलब 2। तो क्या 16,2 इसके अंदर कभी होगा? 16,2 इसमें कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर करूंगा तो वो मुझे 16 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये मैंने पहले ऊपर वाला एग्जांपल लिख दिया कि आर किस टाइप का होने वाला है। इसके बाद में लिखेंगे हम हियर वी कैन सी दैट, जैसे मान लो ये लिखा मैंने कि 16,4 बिलोंग्स टू आर, उसके बाद में 4,2 बिलोंग्स टू आर, बट उसके बाद में 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करने में 16 आता है क्या? नहीं आता। बिकॉज इसके बाद में लिख देना बिकॉज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या दिया हुआ आपको? लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 16, ठीक है। एंड एफ बराबर आपको दिया हुआ है इसमें, जिसमें टोटल 5 एलिमेंट आपको दिए हुए। बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। पहला बोल रहा है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सेकंड इसके बाद करूंगा, उसमें उसने पूछा है, इसमें रिलेशन का पूछा, अगले में उसने फंक्शन का पूछा है। तो मुझे बताओ रिलेशन कब होता है? सेट ए से सेट बी में अगर मुझे देखना है कि ये रिलेशन है या नहीं है, और अगर आपको दोनों सेट दिए हुए हैं, एफ दिया हुआ है, और मुझे पता करना है कि ये रिलेशन है या नहीं है, तो कैसे चेक करूंगा मैं? आपको मैंने बताया था ए से बी में अगर मैं एक इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, कार्तीय गुणन करूं, तो मुझे इसमें से कुछ एलिमेंट मिलेंगे। जैसे मान लो एक सेट ए है, इसी की बात करता हूं मैं। ये जो ए है इसमें कितने हैं? 4 एलिमेंट, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट है? आप देखोगे तो 3 और 3 6 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 6 चौके 24 एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब जो इसने एफ में ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, अगर ये 5 एलिमेंट मेरे इन्हीं में से निकल के आते हैं, तो इसका मतलब दिया हुआ जो एफ है वो आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में मैं कोई रिलेशन बनाता हूं, तो वो रिलेशन कब होता है? वो रिलेशन उसके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखो ए क्रॉस बी क्या होगा? देखो एक का रिलेशन इन सब के साथ में 1,1 1,5 1,9 1,11, ठीक है, 1,15 1,16। ये हो गए 1 के साथ में, वैसे 2 के साथ में, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ में, ठीक है। तो 2 के साथ में देखो 2,1 2,5 2,9 2,11, ओके, 2,15 2,16, ठीक है। इसके बाद में 3 के साथ में 3,1 3,5 3,9 3,11 3,15 3,16। उसके बाद 4 के साथ में 4 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 4 का 15 के साथ, और लास्ट में 4 का 16 के साथ में, ठीक है। ये सारे लिख दिए मैंने। अब जो इसने आपको एफ दिया था वो मुझे देखना है कि क्या वो सारे एलिमेंट इसी में से निकल के आए। तो देखो 1,5 आपका 1,5 ये रहा, 2,9 वो ये रहा, 3,1 ये रहा, 4,5 ये रहा, और लास्ट है 2,11 तो वो ये रहा। इसका मतलब एफ के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, तो एफ इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। और जब भी कोई सेट ए क्रॉस बी का, अगर ए से बी में मैं कुछ
रिलेशन बना रहा हूँ और वो A क्रॉस B का सबसेट बन जाता है तो वो उसका क्या कहलाता है, रिलेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, हियर it can be seen that F is a subset of A cross B. Here it can be seen that F is a subset of A cross B. So F is a relation। ठीक है ना। और चाहो तो रिलेशन की आप पहले डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इसी के सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आपके जो डोमेन से और जब आप रेंज की ओर यानी कि A से B में आपको फंक्शन बना रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्या किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है। तो देखो 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे क्या आ गया 2, यानी कि 2 की इमेज देखो वहाँ पे 9 बन रही थी, 2 की इमेज यहाँ पे 11 बन रही है। तो 2 की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है और जब किसी एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बनती है तो क्या वो कभी फंक्शन बनता है, नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं सिंस द सेम एलिमेंट सच दैट, कौन सा एलिमेंट है 2, हैविंग 2 डिफरेंट इमेजेस, और कौन सी इमेज है वो, सच दैट, एक तो 9 एंड 11, 2 डिफरेंट इमेजेस 9 एंड 11। सो F इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए F फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेट F बी द सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z डिफाइंड बाई F बराबर ए बी कोमा ए प्लस बी, ए और बी दोनों किस में है, जेड में है। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें केवल वही ट्राई करनी है जैसा लास्ट क्वेश्चन था अपना, हमें केवल ये देखना है क्या हम किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बना सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन नहीं होगा, हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो आप एक चीज़ यहाँ पे देख के आप देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एफ बराबर दिया हुआ है ए बी, सॉरी एफ बराबर क्या दिया हुआ है आपको, ए बी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें देखो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे ए और बी आपस में जुड़ेंगे, उससे आपके एक ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू निकलेगी। मुझे बताओ ए और बी में कोई भी दो वैल्यू लेता हूँ, जो क्या होनी चाहिए, देखो जेड से जेड में साथ में बोला है, ए और बी दोनों क्या है, जेड है, यानी कि दोनों क्या है, आपकी इंटीजर है। इसके बाद देखो क्या करता हूँ मैं, कोई भी एक दो वैल्यूज ले लेता हूँ ए और बी की जो जेड होनी चाहिए, जेड में होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने लिया लेट 3,4, दोनों के दोनों किस में है, जेड में है, दोनों जेड में है। तो अब देखो इन दोनों से मिलके क्या बनने वाला है, ए इंटू बी, यानी कि 3 गुणा 4 और 3 प्लस 4 ए प्लस बी है तो 3 प्लस 4, इसका मतलब ये किस में होगा, आपका एफ के अंदर होगा। अगर 3 और 4 जेड में होते हैं तो इनसे जो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ये किस में होगा, एफ में होगा। ये एफ तो आपको दिया हुआ है, तो 3 गुणा 4 क्या हो गया आपका, इस हिसाब से देखें तो 3 गुणा 4 क्या बन गया आपका 12, और ये हो गया 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो 12,7 आपका किसके अंदर हो गया है, एफ के अंदर हो गया है। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करता हूं, नाउ अगेन अब मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 पहले मैंने दोनों प्लस में ले दिए, इस बार दोनों में माइनस में ले लेता हूँ। ये दोनों भी जेड के अंदर होंगे, -3 और -4 दोनों जेड में होते हैं। अब इस हिसाब से अगर मैं करूँ तो देखो -3 गुणा -4, ओके, और फिर a प्लस बी यानी दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड कर दो, -3 और -4, ये किस में होगा, आपका f के अंदर होगा इस हिसाब से। तो 3 को -3 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका 12, और -3 और -4 क्या हो जाएगा, -7, ये भी आपका किस में होगा, f में। अब देखो f के मुझे दो एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर मिले कि 12,7 और 12,-7, यानी कि आपने क्या देखा कि 12 की इमेज 7 भी बन रही है, 12 की इमेज -7 भी बन रही है। जब एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बनती है तो क्या वो रिलेशन कभी फंक्शन बनता है, वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, यही पूछा था इसने कि क्या ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम इसके बाद में, हियर वी
can see, here we can see that the same element such that, कौन सा एलिमेंट, 12, having two different images such that, कौन कौन से दो डिफरेंट इमेज हम देख रहे हैं, 7 and -7, so f is not a function, f फंक्शन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 और f दिया हुआ है a से n में, a यानी ये 5 अवयव और n यानी नेचुरल्स जो नंबर होते हैं उनका सेट। ठीक है, किस तरीके से दिया हुआ है कि एफ एन बराबर द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी n मतलब इसमें से मैं कोई एक नंबर रखूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। जो मैं नंबर यहाँ रखूंगा, जैसे 9 रखूंगा तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 10 रखूंगा तो 10 का, और इनमें से जो रखूंगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होती है, इन वैल्यूज को रखने पे जो मुझे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिलने वाला है उन सबका सेट अगर मैं बना दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, रेंज। तो सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं 9 की, जैसे मान लो, तो क्या लिखूं मैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 9। प्राइम फैक्टर 9 के क्या क्या होंगे, देखो केवल और केवल क्या होगा, एक 3 होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 11, 12 और 13, इन सबके प्राइम फैक्टर देखते हैं अपन क्या क्या होंगे। तो देखो 10 को क्या बोलते हैं अपन, 2 गुणा 5, और दोनों ही क्या होते हैं, प्राइम। 11 तो क्या होता है, 1 गुणा 11 यानी 11 ही होगा। वैसे 13 भी क्या होगा, खुद प्राइम नंबर है 13 तो। और 12 की बात करें तो 12 को मैं 2 और 3 के रूप में लिख सकता हूँ ऐसे। 12 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3। तो प्राइम फैक्टर क्या है इसमें, 2 और 3। वैसे 10 हो जाएगा 2 और 5, 9 हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 3, और ये दोनों तो खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 और 13। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की बात करूं मैं तो इसमें क्या है, 3 है, इसमें 5 है, इसमें 11 है, इसमें 3 है और इसमें 13 है। तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, इसलिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ कौन कौन से नंबर है, 9 से स्टार्ट है ना, 9, 10, 11, 12 और 13, इन सबके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या क्या हैं वो भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये का ये लिख रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 10 का क्या हो जाएगा 5, 9 का हो जाएगा 3, 11 का हो जाएगा 11, 12 का हो जाएगा 3 और 13 का हो जाएगा 13। ठीक है, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं, उसमें से ये हाईएस्ट है। इसमें सिंगल ही था तो हाईएस्ट कुछ है ही नहीं, ये दोनों सिंगल ही है तो हाईएस्ट कुछ है ही नहीं। 2 और 5 में बड़ा क्या, 5, और 2 और 3 में बड़ा क्या, 3, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में क्या देखना है मुझे, आपको इसकी रेंज बतानी है। रेंज मतलब इन सभी एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बना दो, वो क्या हो जाएगी इसकी रेंज। तो क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में लिखेंगे सो, इसलिए रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगी, देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसमें, 3, 5, 11 और 13। ये 3 तो रिपीट हो रहा है तो रिपीट को हम नहीं लिखते, 3, 5, 11 और 13, तो ये क्या हो गई इसकी रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चैप्टर जो 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस वो कंप्लीट होता है। मैंने इसमें आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज इसका एक एक क्वेश्चन कराए, और ये लगभग इसके वीडियो नंबर 25 है ना, तो आपके 9 वीडियो बने हैं। 9 वीडियो में 4 घंटे से भी कम का टाइम लगा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सही टाइम में सही तरीके से आपको करा दिया गया है। फिर भी आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको शेयर करें। ओके, बाय, टेक केयर।